नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, रीट की सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी के लिए टॉप 15 क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और बाद में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, असहयोग आंदोलन का समर्थन में किया गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन का समर्थन किस अधिवेशन में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, यानी सेकंड हो जाएगा। लीजिए, इसके साथ में मैं बीच में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपका, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। समर्थन दिसंबर 1920 में नागपुर सत्र में किया गया था। सत्र की अध्यक्षता किन्होंने की थी? सी विजय राघवाचार्य ने की थी। और कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज पर करने के निर्णय लिया था, जिसका अर्थ तो यह था कि असंबंधित सामूहिक संघर्ष था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल वैध और साधनों के माध्यम से, वैध साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने का निर्णय रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का पहला शासक कौन था? तो नंद वंश का पहला शासक कौन था, बताइए फ्रेंड्स। धनानंद, महापद्मनंद, वीरनंद, महाबलीनंद, कौन सा था? तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा, नंद वंश का पहला शासक था महापद्मनंद। तो नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद था। नंदों ने पूर्वी भारत के मगध क्षेत्र में शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका था और नंद की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? फ्रेंड्स, बताइए, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1824, बी 1835, सी 1843, डी 1814। तो राजा राम मोहन ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने 1825 में एक वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी और उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में लिखा था और 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन से लगभग 3-4 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं आपको यहाँ बीच में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि यहाँ पे आत्मीय सभा का पूछा था, लेकिन साथ में मैंने यहाँ एक ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि राजा राम मोहन रॉय ने 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना गया। ठीक है, और उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में लिखा था, ये भी एक्सप्लेन किया और 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के दरबारी कवि थे? फिर से सुन लीजिए, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के दरबारी कवि थे? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी। 2 सेकंड सोच लीजिए कौन सा राइट आंसर आएगा। तो बाणभट्ट ने किसके भारतीय राजा के दरबारी कवि थे? तो ये है जाएगा आप लोगों के बीच में सी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। बाणभट्ट क्या थे? 7वीं शताब्दी में संस्कृत के गद्य और लेखक और कवि थे। ठीक है, वे राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे और हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में पहले स्तनविश्वरा यानी थानेश्वर से और बाद में कन्नौज से राज किया। बाणभट्ट हर्षचरित और कादंबरी के लेखक भी थे। बाणभट्ट इसके अलावा भी क्या थे? हर्षचरित और कादंबरी के लेखक भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन के साथ या 2-3 क्वेश्चन आराम से तैयार हो रहे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर देख लीजिए, इब्राहिम तुगलक, जोना खान, गाजी मलिक और नुसरत मलिक। तो क्या था राइट आंसर? तो राइट आंसर जाएगा गाजी मलिक, इनका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
सत्ता संभालने के बाद जी मलिक ने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा था। ठीक है, गाजी मलिक ने क्या किया था, सत्ता संभालने के बाद अपने नाम को गयासुद्दीन तुगलक रखा था। वे तुगलक वंश का पहला शासक और संस्थापक था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका तगलक होगा, तुगलक वंश का पहला संस्थापक कौन था, तो गाजी मलिक था, जिन्होंने बाद में अपने नाम को गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था। और उसे विद्वानों की कीर्ति में तुगलक शाह के रूप में भी संदर्भित किया गया है। वह तुर्क भारतीय मूल का था, उसके पिता एक तुर्क गुलाम थे और माँ एक हिंदू थी। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे। प्रश्न सुन लीजिए, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, बताइए फ्रेंड्स, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक अंतिम मुगल सम्राट थे और उसने मुगल साम्राज्य पर शासन किया, जो 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में केवल दिल्ली शहर और आसपास के क्षेत्र में पालम के रूप में सिमट गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में ये है, निम्नलिखित में से किस जनपद से बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे। यानी कि जो 16 जनपद थे उनमें से बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंध किससे सही नहीं थे। इन देख लीजिए, इन महाजनपदों में से वैशाली, कौशल, माद्र, अंग, इनमें से किस में नहीं थे, तो वो अंग से इनके बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। तो राजगीर मगध जनपद की एक प्रारंभिक राजधानी थी, जिस पर बुद्ध के समय बिंबिसार का शासन था। बिंबिसार एक हर्यक वंश से संबंधित था और उसने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया था। बिंबिसार ने क्या किया था, वैवाहिक संबंधों से अपने संबंधों को मजबूत किया था। उसका पहला वैवाहिक संबंध कौशल राज के शासक परिवार के साथ हुआ था और उसने अंग के ब्रह्मदत्त को हराया था। उसने क्या किया था, ब्रह्मदत्त को हराया था, जो कि कहाँ के थे, उसके महाजनपद के थे, और उस राज्य पर अधिकार कर लिया था। बिंबिसार वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। जो बिंबिसार थे क्या थे, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के ही समकालीन थे। हालांकि दोनों धर्मों ने अपने समर्थक और भक्त होने का दावा किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ठीक है, तो कौन सा मंदिर है जो कि 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है। पहला रंगनाथ स्वामी मंदिर, बी वेंकटेश्वर मंदिर, सी तिरुपति बालाजी, डी कांचीपुरम। तो कौन सा मंदिर है फ्रेंड्स, वेंकटेश्वर मंदिर, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर 7 पहाड़ियों के बीच में उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा शेयर कर देता हूँ। वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित एक ऐतिहासिक वैष्णव मंदिर है। कौन सा मंदिर है, वैष्णव मंदिर है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति पहाड़ी शहर में तिरुमला में स्थित है। मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर श्री विष्णु के एक अवतार को समर्पित है। यानी मंदिर क्या है, श्री वेंकटेश्वर यानी विष्णु भगवान के एक अवतार को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यहाँ मानव जाति को कलयुग के परीक्षणों और परेशानियों से बचाने के लिए प्रकट हुए थे। और मंदिर 7 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पीठासीन देवता को सप्तग्रासी या भगवान की 7 पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ये माना जाता है कि 7 पहाड़ियों जिन्हें सप्तगिरी भी कहा जाता है, यानी सप्त पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, सप्तगिरी भी कहा जाता है। आदिश्य के साथ हुआ हुंडो प्रतिनिधित्व करता है। 7 पहाड़ियां इस प्रकार है, यानी आदिश्यों के 7 हुंडों का प्रतिनिधित्व भी करती है ये 7 पहाड़ियां। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश के बाद मगध पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया। मौर्य वंश के बाद मगध पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने किया। ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी शुंग वंश और डी
वंश। किसने शासन किया मौर्य वंश के बाद मगध पर, बताइए फ्रेंड्स। तो मौर्य वंश के बाद श्री शुंग वंश ने मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, शुंग वंश मगध का एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जो मौर्य वंश के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया था। और शुंग वंश किसके द्वारा स्थापित किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों का शासन किया और इसके बाद उसके पुत्र अग्निमित्र ने उत्तराधिकार प्राप्त किया। वंश के दूसरे राजा अग्निमित्र की मृत्यु के बाद साम्राज्य तेजी से विघटित हो गया और शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। यहाँ पर मौर्य वंश के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग का नाम आ जाएगा। ठीक है, और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति था। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न से आपके 2-3 प्रश्न आराम से तैयार हो रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अशोक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है पशु बलि पर प्रतिबंध अशोक के दम का एक हिस्सा था, सही हो सकता है। अशोक के दम में कल्याण के राज्य का आदर्श नियत था, ये भी सही है। अशोक ने धम्म महावत्ताओं की सहायता से धम्म का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो इस तरह आपके चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अशोक ने क्या किया था? पशु बलि और उत्सव समारोह को निषेध तथा महंगे और अर्थहीन समारोह अनुष्ठान से बचना। अशोक के धम्म में कल्याणकारी राज्य का आदर्श नियत था। अशोक द्वारा सभी कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? देख लीजिए, नगरीय सभ्यता, कृषिगत सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पुरापाषाण सभ्यता, इसमें से कौन सी थी? बताइए, चारों में से देख लीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगरीय सभ्यता था। ये आप लोग जानते हैं, एक तरह से इजी क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया और 4 प्राचीन शहरी सभ्यता में सबसे बड़ी थी और भारत और चीन की। ठीक है, तो सिंधु घाटी क्या थी? मिस्र, मेसोपोटामिया और 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। जो मोहनजोदड़ो की जो जल निकासी की जो नालियां थी, जो निकासी की जो व्यवस्था थी, वो बहुत ही प्रणाली विचलित और प्रभावशाली थी। लगभग सभी शहरों में हर बड़े या छोटे घर का अपना आंगन और स्नान घर होता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विशेषताओं में से कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? यहाँ पे नई नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ये काल वेदों के बाद संकलित और वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में कौरव और पांचाल जैसे राज्य अस्तित्व में आए हैं और कृषि के प्राथमिक व्यवसाय बने रहने के साथ साथ लोहा गलाने का व्यवसाय आजीविका का प्रमुख साधन बन गए और उपरोक्त सभी। तो ए, बी, सी, डी कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए फ्रेंड्स। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, कैसे सही है? यानी कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित क्या क्या चीजें सही है? ये काल वेदों के बाद संकलित वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, ये बात सच है। बी ऑप्शन है, इस काल में कौरव और पांचाल जैसे राज्य अस्तित्व में आए, ये बात भी सही है। इसलिए कृषि के प्राथमिक व्यवसाय बने रहने के साथ साथ लोहा गलाने का व्यवसाय आजीविका के प्रमुख साधन बन गए थे, ये भी सही है। इस तरह उपयुक्त सभी क्वेश्चंस ऑप्शन सही है। वैदिक काल वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जो कि वेदों के बाद लिखे गए। इस काल में ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों के साथ साथ उत्तरोत्तर 3 वैदिक ग्रंथ और संहिता की रचना पूरी हुई थी। वैदिक मंत्रों के संकलन में को संहिता कहा जाता था। इस काल में 2 और संकलन पूरे हुए थे, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता।
ऋग्वेद काल के कई प्रसिद्ध वंश जैसे भरत, पुरु, चित्रस, द्रुपस विस्मत हो गए और कुरु और पांचाल जैसी नई जातियां प्रमुख बन गई। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की प्रधानता मिली और पाकिस्तान और बलूचिस्तान की कब्रों में भी ये पाया गया। यद्यपि कृषि अभी भी अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी, ये व्यापक विस्तृत थी तथा उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल की व्यापक स्तर पर खेती होती थी। धातुओं के आने से विविध कलाओं और शिल्पों को जन्म हुआ। लोहा कला ने ठठेरा, बढ़ई जैसे नए उद्यम भी अस्तित्व में आए। कब? उत्तर वैदिक काल के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था फ्रेंड्स? बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत इसको बता देंगे। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भगवान महावीर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं जिससे आपके और सारे क्वेश्चंस इजीली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, भगवान महावीर जैन समाज के 24वें तीर्थकार थे। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया था। त्याग और संयम, प्रेम और करुणाशील और सदाचार उनके प्रवचनों का सार था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व यानी 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में कार्तिक यानी अश्विन कृष्ण पक्ष कृष्ण अमावस्या को निर्माण प्राप्त किया था। इनके निर्माण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों के बीच में ये वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के पतन के बाद उभरी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के पतन के बाद उभरी है? तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उभरी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की है, ये सभ्यता 1400 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उभरी है। यानी वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के बाद उभरी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उभरी है। इस अवधि को वैदिक रूप में जाना जाता है क्योंकि इस अवधि या सभ्यता में वेद लिखे गए थे जो इस युग की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन से आज के मॉक टेस्ट का, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। तो हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? इसको आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स से मुझे बताना और आप मुझे बताना कि आपको इस तरह की मॉक टेस्ट किस तरह लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आगे भी मैं बहुत अच्छी मॉक टेस्ट आप लोगों के बीच में लाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन सहित। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।